अस्सलामुअलैकुम। आकाशा यासीन आपसे मुखातिब है नाजरीन और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाजरीन, एमए जिन्ना रोड पर वाक़ गुल प्लाजा अब सिर्फ एक इमारत नहीं रहा बल्कि ये रियासती गफलत, इंतजामी नाकामी और इंसानी जानों की बेकदरी की अलामत बन चुका है। साने को 7 दिन गुजर चुके हैं मगर मलबे से अब भी हम देखते हैं कि इंसानी हड्डियां बरामद हो रही हैं और जम-बहक अफराद की तादाद बढ़कर 71 हो चुकी है। सवाल ये नहीं है कि आग कैसे लगी है, सवाल ये है कि आग बुझने के बाद भी लाशें क्यों नहीं मिल रही। एक तरफ लवाहिकीन इंसाफ के लिए दरबदर हैं तो दूसरी जानिब सियासत, इल्जामात और इख्तियारात की जंग जारी है। गवर्नर सिंध जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। एमक्यूएम हुकूमती कमेटी पर सवाल उठा रही है। पार्लियामेंट ताज़ियती करारदाद मंजूर कर चुकी है मगर जिम्मेदार कौन है, ये चीज़ें अभी समझ से बालातर हैं। क्या ये सानिया अभी फाइलों में दफन हो जाएगा या इस बार वाकई इसका जो एक जवाब है वो ज़रूर देना पड़ेगा। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे गुल प्लाजा साने के अदाद शुमार से आगे इंसाफ के सवाल की और इसके बाद हम बात करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बैनुल अक़वामी सतह पर आने वाली खबरों पर, जहां मशरिक़ वस्ता एक बार फिर जंग के दहाने पर खड़ा दिखाई दे रहा है। अमेरिका ने ईरान की समत बड़ी फौजी ताकत रवाना कर दी है जबकि तैयारा बरदार बहरी जहाज, जंगी तैयारे और नेवल फोर्सेस हरकत में आ चुकी हैं और सदर ट्रंप कह रहे हैं कि हम सिर्फ देख रहे हैं कि आगे क्या होता है, मतलब सिर्फ देख ही रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब बंदूक की नालियां सीधी हों तो क्या सिर्फ देखना मुमकिन होता है। दूसरी जानिब ईरान वाज़ेह पैगाम दे रहा है कि हाथ ट्रिगर पर किसी हमले की सूरत में फौरी और सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान में 2 हफ्तों से इंटरनेट बंद है, इतलात दबाई जा रही हैं और खिते में एक गलत अंदाज़ा पूरी दुनिया को लपेट में ले सकता है। खामनाई के खिलाफ किसी भी इकदाम पर ईरान ने खुली वार्निंग दे रखी है, कोई महफूज जगह नहीं बचेगी। क्या ये ताकत का मुजाहरा है, ये जंग का पेशखैमा? आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि बयानात के पीछे पीछे खतरनाक इशारों की, जो इशारे हमारे सामने आ रहे हैं। स्टूडियोज़ में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं। तारिक सुमैर साहब, सगी साहब और असगर चौधरी साहब, आप सभी को मैं खुशामदीद कहना चाहूँगी, बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ साथ प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी तारिक सुमैर साहब आपसे। वज़ीर आला सिंध ने कहा है कि हम जवाबदेह हैं। असल सवाल ये है कि जवाबदेही की कीमत क्या अदा की गई है? क्या किसी की तनख्वाह कटी है या सिर्फ सरकारी खजाने से हर्जाना देकर मामले को ख़त्म कर दिया जाएगा और इसके बाद फिर एक और ऐसा सानिया हमारे सामने आएगा और फिर यही बातें हमारे सामने होंगी? जी शुक्रिया आकाशा। आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने सिंध असम्बली से ख़िताब किया, एमक्यूएम ने वहाँ सवालात उठाए तो वो कुछ माजी की बातें कर रहे थे चीफ मिनिस्टर साहब। उन्होंने 1991 का हवाला दिया, फिर उन्होंने कहा 1998 में पहला इसका बिल्डिंग प्लान मंजूर हुआ, फिर 2001 में जो मेयर थे उन्होंने अप्रूव किया जी इसको, यानी वो सारा डाल रहे थे एमक्यूएम और जमात इस्लामी पे, सारा मलबा इनकी तरफ से वो इन पे डाल रहे हैं और एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी की जा रही है। असल बात है कि मज़लूमों को इंसाफ देना, इंसाफ तक पहुंचना, ज़िम्मेदारों तक पहुंचना, उस हवाले से कोई बड़ी मेहरबानी की आज चीफ मिनिस्टर सिंध ने। उनका मैंने आज हुक्म दे दिया है FIR दर्ज करें। 7 दिन तक जब एक वाक़े की आप FIR दर्ज नहीं करेंगे, किरदारों तक पहुंचना, कैफरे किरदार तक पहुंचाना वो अलग बात है, वो कब होगा वो तो कोई समझ नहीं आने वाली बात। फिर ये बात 18वीं तरमीम का तज़किरा उन्होंने भी किया, ख्वाजा आसिफ ने भी यहाँ नेशनल असम्बली में किया, आज शाजिया मरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। तो एक माजराई की कैफियत है हुक्मरान इताअत के आपस के दरमियान। तो मैंने जैसे कल कहा था कि 18वीं तरमीम तो इस तरीके से ख़त्म नहीं हो सकती जिस तरीके से बात हो रही है। और जहाँ तक ये मुस्तफ़ा कमाल का मुतालबा है कि जी कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, काश ये मसला 80s में हल कर दिया जाता तो आज कराची के ये हालात ना होते जो अब तक बने हुए हैं, क्योंकि कराची को हमेशा नज़रअंदाज किया गया। पहले कराची जो है वहाँ बोरीबंद लाशें मिलती रही एक ज़माने में, उनको रोका गया, लॉ एंड आर्डर वहाँ कायम किया गया। एक बड़ी गहरी साजिश थी पाकिस्तान की अज़ली दुश्मन भारत की, कराची के अंदर जो जनापुर बनाने की एक ज़माने में कोशिश की गई, एक माहौल क्रिएट किया गया और अल्ताफ़ हुसैन उसके मोहरे थे और उसको वो लंदन चले गए। उसके बाद से आज तक उन्होंने संभाला हुआ उसको। तो कराची को फोकस कोई भी नहीं कर रहा। एक ज़माने में वहाँ कराची के अंदर मकबूलियत थी जमात इस्लामी की और बाकी मजहबी जमातों की थी। फिर जनरल ज़िया-उल-हक़ का मार्शल लॉ आ गया, सियासी ज़रूरत पड़ी तो एमक्यूएम बन गई। हर दौर में कोई ना कोई पार्टी बन जाती है। तो इन चीज़ों में अब देखें, चीफ मिनिस्टर साहब ने ये भी कहा कि गफलत और कोताही हुई है, एतराफ़ करते हैं, कार्रवाई का ऐलान नहीं करते, इस्तीफ़ा कोई एक वज़ीर ही सिंबल के तौर पे इस्तीफ़ा दे दे। सिंध बिल्डिंग अथॉरिटी के किसी
चेयरमैन को हटा दिया हो, किसी अफसर को हटा दिया हो, कोई किसी क्लर्क तो ऐसा भी नहीं हुआ, वो भी अभी तक नहीं किया। फिर जहाँ तक ये बात है कि एक अब अगर आवाज़ उठेगी कि जी कराची को वफाक के हवाले कर दिया जाए, तो ये हल नहीं है कोई चीज़ का। कल को आवाज़ उठेगी कि जी पेशावर में KP में अमन अमान ख़राब है, तो पेशावर को हवाले कर दें, वफाक के सुपुर्द कर दें, और कोयटा को कर दें, लाहौर को कर दें। वफाक से अपना इस्लामाबाद नहीं चलता। वही मैं कह रहा हूँ, वफाक का जिम्मेदारियाँ आइन में बिल्कुल क्लियर दे दी गई हैं। 18वीं तरमीम के बाद जो सूबों को इतने वसी इख्तियार दिए गए हैं जो माजी में कभी नहीं थे। जितना उनके पास फ़ंड जाता है, 57% NFC अवार्ड का पैसा जो है वफाक के पास जमा होता है, वो सूबों के पास चला जाता है। सूबे अल्लाह तल्लों में खर्च करते हैं, इन चीज़ों पे नहीं खर्च करते। वफाक भी लगाता होगा जी, उसकी इंक्वायरी करा लें। अभी वो अलग से मामला है ना, अभी तो बात हो रही है। फिर आज गुल प्लाजा उन्होंने कहा हम इसको गिरा रहे हैं, 2 साल में इसको दोबारा तामीर किया जाएगा। ये नहीं उन्होंने बताया कि प्राइवेट इन्वेस्टर इसको तामीर करेगा, गवर्नमेंट तामीर करेगी। फिर उन्होंने कहा जो दुकानदार हैं 5-5 लाख रुपए हम उनको दे रहे हैं, उनको करोड़ों का सामान जल गया, उनको 5-5 लाख दे रहे हैं। तो इल्ज़ाम तराशी ना करें, इंक्वायरी कराएं। जुडिशल इंक्वायरी की बात बड़ी अच्छी आई है गवर्नर सिंध की तरफ से, तो इसमें सबको ले गवर्नर सिंध की जानिब गवर्नर सिंध ने कहा, और सबको इनमें बुला लें। उनकी जानिब से एक मुतालिबा किया जा रहा है कि दुआओं और अफसोस का वक्त जो है वो अब खत्म हो चुका है। मेयर और मुतालिका क़यादत जो है वो फौरी मुस्ताफ़ी हो, ये भी बातें सामने आ रही हैं। उसके साथ मजीद इस पर बात करूंगी। तारिक ज़ुबैर साहब, आपने बिल्कुल सही बातें की हैं, लेकिन अब सिर्फ ये जो कामरान टिसोरिया उनकी जानिब से ही सिर्फ बात नहीं की जा रही, बल्कि जो सिंध के अवाम है अब वो भी खड़े हो चुके हैं, जो कराची के अवाम है वो भी अब सामने आ चुके हैं और बात कर रहे हैं इस्तीफ़ों की। दुआओं और अफसोस का वक्त जो है उनकी जानिब से कहा जा रहा है अब ख़त्म हो चुका है। मेयर और इससे मुतालिका जो भी क़यादत है वो इस टाइम उनके इस्तीफ़े का एक मुतालिबा जो है वो भी सामने रख रहे हैं। सगीर चौधरी साहब, सानह गुल प्लाजा पर सियासत की गई है, ऐसा कहा जा रहा है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से, और वो कह रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था, सियासत जो है वो नहीं होनी चाहिए थी। वो चीज़ें तो हमारे सामने आ ही रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी बात कर रहे हैं कि जो इसके ज़िम्मेदार हैं उसका हम तयन करेंगे। पुरानी बातें की गई और उन्होंने कहा कि इतने टाइम बाद अगर मैं आया हूँ तो इसके पीछे कुछ वजूहात थी। क्या समझते हैं कौन सी वजूहात थी कि जितनी आज और जो पार्टीज़ पर उन्होंने इस चीज़ के इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए हैं, शायद इस वजह से ताख़ीर का सामना करना पड़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया आकाशा। देखें, ये वजूहात जो हैं वो सिर्फ ताख़ीरी हरबे हैं। इस मामले को कूल डाउन करना, जिस तरह आग को बुझाने के लिए पहले पानी डाला जाता है, फिर उस पर कूलिंग का अमल शुरू किया जाता है और कहा जाता है कि आग तो बुझ गई है, अब कूलिंग का अमल जारी है, वो एक टर्म होती है। तो अब इनकी जानिब से भी कूलिंग का अमल जारी है, जो डिले टैक्टिक्स है, ताकि लोगों की तवज्जो ये हट जाए इससे। और जी, और उसके बाद जो है वो फिर अपनी मर्ज़ी से ये एक छोटी मोटी कोई इंक्वायरी बिठाएंगे और उसके बाद फिर कहेंगे जी कि अब हम नए सिरे से इमारत बना रहे हैं। अब इस सूरत हाल में यहाँ पे मुझे फिर वही सुप्रीम कोर्ट याद आती है, वो सो मोटो याद आता है। देखें, अगर इनको कोई चेक एंड बैलेंस रखने वाला बंदा हो, इनके ऊपर कोई इस तरह की तलवार हो का कम से कम कोई सो मोटो ले लेगा, कोई इसका एक्शन ले लेगा, कोई किसी जानिब से कोई ऐसी चीज़ इसके ऊपर आ सकती है, तो फिर कम से कम ये चीज़ें मेरे ख्याल बहुत बेहतरी की तरफ, जिसके नुकसान है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं। तो अब हमें वो चीज़ याद ज़रूर आ रही है कि इस मौके पर तो सो मोटो बनता था। अब अदालत को भी वैसे असूली तौर पर तो इस पर कोई ना कोई स्टेप लेना चाहिए। इंसानी जानों का मसला है, 100 से ज़्यादा लोगों के इतलात हैं कि वो अभी तक इसमें उनकी डेथ हो चुकी है, और अब तो सिर्फ हड्डियां ही मिल जी, और हड्डियाँ ही बस मिलेंगी, और उनके तो जाहिर सी बात है कि DNA से उनका अब शनाख्त का अमल शुरू होगा। मुझे याद है कि 2010 में एयर ब्लू का एक हादसा हुआ था, आपको भी याद होगा, इस्लामाबाद में, और उसमें जो लवाहिकीन थे वफात पाने वालों के, उन्होंने इतनी लंबी अदालती जंग लड़ी कि 2010 के बाद अभी पिछले महीने उनको मुआवजा मिला है 5.4 अरब। वो भी एक मुकामी अदालत ने फैसला किया है, और एयर ब्लू को उन्होंने कहा है कि आपने इन जो मुतासिरीन बच गए हैं इनको 5.4 अरब देना है। आप देख लें कि इतनी तवील जंग लड़ने के बाद उनको ये मुआवजा मिला है। तो अब सूरत ये है कि पर्चा होगा, तहकीकात बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, इंक्वायरी कमेटी में 4 बंदे उनके होंगे, 4 उनके होंगे। मुझे बताएं कि लवाहिकीन के तरफ से कोई आएगा, उनकी कोई आवाज़ बनेगा वहाँ पे? आप तो अपनी मर्ज़ी से एक कमेटी बनाएंगे।
JIT बना लेंगे तो वो भी अपनी मर्ज़ी से होगी, और वो एक लोकल किस्म की JIT बनेगी। जुडिशल इंक्वायरी का कह दिया है, लेकिन 7 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक तो वहाँ पे एक मकामी थाने में इसकी रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। FIR तो दूर की बात, रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई। और आप देखें कि इतनी इंसानी जानें ज़ाया चली गई। आप एडमिट भी करते हैं कि गफलत है, लापरवाही है, और गफलत अगर लापरवाही है तो फिर उसमें उनका तयन करने में इतनी देर क्यों? आप अपना काम जारी रखें, आपके पास इदारे हैं, इदारों का काम ये तो नहीं है कि आपने रिश्वत लेके तो उस बिल्डिंग को 100 दुकानों से 1200 करना है और उसके बाद आपने आंखें बंद कर लेनी है। आपको ये नहीं पता कि वहाँ पे कितने लोग रोज़ाना आते जाते हैं। इतना वहाँ पे अरबों रुपए का सामान था, और मेरा ख्याल है कि बड़ा एक फेम किस्म का वो प्लाजा था, और एक इंतहाई महंगी तरीन जगह पे वो वाक़ है। अब जब वहाँ पे बिल्डिंग बनेगी तो वहाँ पे बिल्डिंग जो बनेगी, दुकानदारों को कितना मुआवजा मिलेगा? उनका तो सामान किसी का इंश्योर्ड होता ही नहीं है, इंश्योरेंस का तो हमारे यहाँ रवाज ही नहीं है। तो कितना सामान था उसकी कोई कैलकुलेशन नहीं है। अरबों रुपए का सामान जो है वो जल चुका है, कीमती जानें ज़ाया हो चुकी हैं। अब इस सारी सूरत में होगा ये कि जो लवाहिकीन है वो मारे मारे फिरेंगे इंसाफ के लिए, वही उनको लॉलीपॉप दिए जाएंगे, और वही लॉलीपॉप दे के तो वो बेचारे अदालतों के अंदर जाएंगे, अदालतों में अदालती जंग लड़ते रहेंगे कि हमें मुआवजा नहीं मिला। ये तो बहुत सारे मामलात में हमने ये भी देखा कि जाली चेक दे दिए जाते हैं, लोगों के चेक बाउंस भी हुए हैं जो इमदादी चेक दिए जाते हैं। तो अब इस सूरत हाल में आपके पास ना तो ट्रेंड अमला है, कितना एक दुख की बात है, और इनकी जो इस्तेदादेकार है उस पर इतना बड़ा सवाल निशान है जो रेस्क्यू के अदारे हैं। सेफ्टी सिस्टम कौन कौन से बिल्डिंग्स में नहीं है वो भी ये खुद अपने मुंह से बताते हैं, और उसके बाद ये कहते हैं कि इस तरह का कोई सानियात जो है वो हमारे सामने आ गया है कि ये इस तरह के सानियात जो है उसका आई थिंक सो मैं सब इंतजार किया जाता है। इस पर भी बात की जाएगी। यहाँ पर वक्त हो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुशामदीद नाजरीन। गवर्नर सिंध ने सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालिबा कर दिया, ये भी चीज़ हमारे सामने आई है। उसके साथ साथ MQM पाकिस्तान का सिंध हुकूमत की इंक्वायरी कमेटी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार जो है वो भी किया गया है। उसके साथ हम देखते हैं कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में सानिया गुल प्लाजा पर ताज़ियती करारदाद मुत्तफ़िका तौर पर मंजूर कर ली गई है। असगर चौधरी साहब, MQM का कहना है कि अगर इंसाफ ना मिला तो अवामी अदालत में खड़े होंगे। क्या इस सानिया को सियासी रंग देने से असल मसाइल आप समझते हल होंगे, या मजीद पेचीदगियाँ जो बढ़ सकती हैं? क्योंकि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी आज कहा है कि इसको सियासत की नज़र इस सानी को किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए था। जी बहुत शुक्रिया आकाशा। देखिए ये बहुत बड़ा सानिया है, लेकिन बदकिस्मती है कि स्टूडियो के अंदर भी मेरे कुलीग्स ये चाहते हैं और MQM भी यही चाहती है कि पीपल्स पार्टी को फौरी तौर पर फांसी के ऊपर लटका दिया जाए। यकीनी तौर देखिए कितना बड़ा हादसा हुआ है। अभी वहाँ पर किसने कहा यार ये लफ्ज़ फांसी वाला? किसी ने भी नहीं कहा। कहने का तो मकसद यही था, की बात की, कहने का मकसद तो यही था तारीफ करें। सूरत हाल ये है कि वहाँ पर रेस्क्यू का अमल चल रहा है। नहीं, रेस्क्यू अब कम से कम उससे तो पूरा होने दें, रेस्क्यू का अमल 2 साल चलेगा, पूरा होने दें। उसके बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा कौन जिम्मेदार है कौन नहीं जिम्मेदार है। बिल्कुल जो भी इसका जिम्मेदार है उसे आप तख्ता-ए-दार के ऊपर लटका दे। किसी को ये हक नहीं पहुँचता है कि वो इंसानी ज़िंदगियों से खेले। और इतनी खौफनाक आग, और जैसे गुज़श्ता रोज़ वहाँ पर कुछ डेड बॉडीज़ जो एक शॉप से रिकवर हुई हैं, बाकियात थी उनकी 25 से 26 के बारे में बताया जा रहा है वहाँ पर। तो आखिर वो अपनी जानें बचाने के लिए वहाँ पर गए थे ना। तो ज़रा चश्मे तसव्वुर में थोड़ा सा अंदाज़ा लगाने की कोशिश करें कि उन पर क्या गुजरी होगी, और फिर जिन लोगों की अभी तक बाकियात रिकवर नहीं हुई हैं या DNA से जिनका नहीं पता चल सका है, उनके ख़ानदानों पर क्या गुजर रही होगी। हमने एक तमाशा बना के रखा हुआ है, वो पार्लियामेंट हो वो बाहर हो, इल्ज़ाम तराशी हो रही है। पीपल्स पार्टी MQM को लताड़ रही है, MQM और मुस्लिम लीग नून जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं। आपको इसका हल तजवीज़ करें ना। आज MQM ये लेकर आई थी रेजोल्यूशन, और पीपल्स पार्टी ने इस रेजोल्यूशन की सपोर्ट की पार्लियामान के अंदर।
ये जो सर, जब तहजीब पीपल्स पार्टी की ताज़ियत की है। हुकूमत जो स्टार्ट हुई थी ना, resolution 18 की- साल हो गए असगर जी, चौधरी बिल्कुल। साहब, जब मैं- पहला सानिया सामने आया था उस वक्त कोई हल मैं मांगना वही चाहिए चीज था। कह रहा हूँ, देखे ये एक साल में 73 के साथ हुआ है। 2,500 आग के वाक़यात रूनुमा हुए हैं। सिर्फ और अब सिंध में आके आप हुए, हल मांगते हैं 18 सिर्फ साल सिंध बाद। में हुए, आपके लाहौर में नहीं हुए। लाहौर में कितने बड़े 2,500 बड़े नहीं हुए। साने, हमें इन सानियात से सीखने की ज़रूरत है, इनके ऊपर कैसे काबू पाया जा सकता है ये हमें ज़रूरत है। हमें ये ज़रूरत है कि हम तमाम बिल्डिंग्स का फायर ऑडिट करें। आप छोड़े कराची को ना, आप अपने ब्लू एरिया का पहले ज़रा फायर ऑडिट करवा लें एक दफ़ा। जो ब्लू एरियाज़ की जितनी बिल्डिंग्स है ज़रा आप उनका करवा के देख लें। देखिए दूसरी जानब गवर्नर सिंध ने बात ब्लू एरिया की बात ना बहुत करें, अच्छी बात वहाँ की है। पे चेयरमैन साहब बहुत तगड़े हैं वो। सर बेशक चेयरमैन साहब जितने भी तगड़े हो, जरा एक दफ़ा आप जाए ना, दरख्तों की कटाई पे कुछ नहीं हुआ जी तो दरख्तों की कटाई पर भी कुछ नहीं हो सका है, तो यहाँ पर क्या होगा। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त, आपने बात की है। ना सिर्फ चेयरमैन साहब तगड़े हैं कि मेरा ख्याल है आप मौजू से हटते जा रहे हैं। दाखिला भी Exactly. आपके तारक साहब बहुत तगड़े हैं। हम उस जानब तो जाते ही नहीं है ना, क्योंकि उस जानब तो पर जलते हैं। फिर बात यह है कि गवर्नर सिंध साहब ने बिल्कुल ठीक बात की है, इसके ऊपर कमीशन बनना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो जिम्मेदारान हैं उनके खिलाफ बहुत अच्छी बात है अगर उन्होंने FIR लॉन्च कर दी है। मेरे ख्याल में 2 दिन बाद वो ज़्यादा करते, ज़्यादा बेहतर अंदाज में, और एक जामे FIR होनी चाहिए थी। और फिर उसके अंदर जो जो मुलव्वस हैं उन्हें आप कटहरे में लाएं। लेकिन आप ये भी तो पाकिस्तान की तारीख ज़रा देख रहे हैं, आज तक जितने सानियात हुए हैं कितने लोग कटहरे में आए हैं। क्या सिर्फ पब्लिक नहीं मर रहा है? जो आपका नीपा चुरंगी पर जो एक मासूम बच्चा गटर की नज़र हुआ था, किसी के ऊपर उसकी FIR हुई है? कोई आपने बताया कि कौन उसका जिम्मेदार था? एक वाक़या नहीं है, वहाँ पे बहुत वाक़यात हैं। बेताशा वाक़यात हो रहे हैं ना। ये सिर्फ कराची में नहीं हो रहे, ये पेशावर में भी हो रहे हैं, लाहौर में भी हो रहे हैं, और पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। यहाँ पर सियासत नहीं होनी चाहिए इस वक्त। सर, सिर्फ और सिर्फ जो नजर आपको आ ऐसा रही लग रहा है कि इस वक्त सियासत हो रही है, है कंप्लीटली पॉइंट स्कोरिंग हो रही है। तो इसके लिए completely मतलब point scoring। सिंध हुकूमत जो है, पीपल्स पार्टी, उसको कुछ नहीं करना चाहिए? करना इतने सानियात हो गए। देखिए पीपल्स पार्टी ने क्या किया है, अभी भी जो वो हल आज मांग भी रहे हैं। शाजिया मरी से हमारी बात हुई है। एक तो जो सिंध हुकूमत ने पहले ये ऐलान किया कि जिन लोगों की डेथ हुई उसका नेमल बदल तो है ही कोई नहीं, चाहे पूरी दुनिया की दौलत दे दें उनके खानदान को, वो नेमल बदल नहीं जी। है। मगर 1 करोड़ रुपया उन्होंने उनकी माली इमदाद का ऐलान किया जेब से। और सर अवाम के पैसों आपका से? क्या ख्याल है कि मियाँ साहब जेल से देते हैं नहीं, या जेब- इमरान खान चलिए, साहब जेल असगर से चौधरी देते साहब, थे? इस पर मजीद बात देखिए, करेंगे। नहीं इस पे थोड़ा सा पॉइंट जी। प्लीज। 1 करोड़ रुपया वहां से दे रहे। फायर फाइटर सिंध गवर्नमेंट का मुलाजिम था, वो दौरान ड्यूटी शहीद हुआ है। KMC ने उसे 1 करोड़ रुपया अलग से उसको दिया है। अब सिंध गवर्नमेंट उस गोल प्लाजे को बना के देगी और अपने खर्चे के ऊपर बना के देगी। जिन लोगों की वहाँ पर दुकानें थी उनको वहाँ पर दुकानें दी और जो जाएंगी। दुकानों के अंदर काम करने वाले थे मुलाजमीन, उनके लिए क्या है? वही देखे, दुकानें तो वहाँ पर दे रहे हैं ना। और जी। फिर जो गवर्नर सिंध ने ये कहा है कि गवर्नर सिंध उन्हें कर्ज हसना देंगे कि जब चाहें वो वापस करें। इसको कोई भीख ना समझे, इसे कर्ज हसना समझे और अपने कारोबार को दोबारा शुरू करें। देखें जिनकी तबाही हो चुकी है वो तबाही वापस नहीं आती है। आपके क्या ख्याल है कि जो सैलाब से तबाह हुए थे उन्हें आपने बसा दिया है? चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा में हो, चाहे वो पंजाब में हो, सिंध में हो, बलूचिस्तान में हो, आप उन्हें वापस बसा चुके हैं? आप उन्हें वापस वो घर ला के दे सके अब तक? कुदरती आफात और असगर साने में चौधरी फ़र्क होता है। Exactly. सानियात होते हैं ना। इन माजी के कोई किस साने में इस तरह हुआ है जरा बता दें। चलिए असगर हाँ, चौधरी अगर साहब, इस पर पीपल्स मजीद पार्टी बात नहीं करेंगे। करती है, तो हम जरूर पीपल्स पार्टी के ऊपर तनकीद करेंगे कि पीपल्स पार्टी ने ये कमिटमेंट की थी और ये उसने पूरी नहीं की है। शकील कब करार आप साहब, बात इधर बढ़ पे गई जा रहे हैं है, दोबारा असगर चौधरी अवाम साहब? तक बात पहुंच गई है और दुआओं और अफसोस का वक्त जो है वो अवाम की जानिब से कहा जा रहा है अब खत्म हो गया है। अब जो मेयर हैं या उनसे मुतालिका जो भी लोग हैं उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि अगर हुकूमत जिस तरीके से हुकूमत जो है, हुकूमत सिंध की अगर बात कर ली जाए, तो वो जिस तरीके से MQM को इस वक्त उन पे इल्ज़ामात लगा रहे हैं, MQM जो है वो सिंध हुकूमत पे इस वक्त इल्ज़ाम लगा रही है, तो कुछ इस मसले का हल निकलेगा या फिर यही इल्ज़ाम तराशी होती रहेगी और यही मसला यहीं पर ख़त्म हो जाएगा? थैंक यू आकाशा। पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा MQM, नून लीग और पीपल्स पार्टी के तर्जमान जो मेरे दाएं बाएं बैठे हैं कि उन्होंने अच्छा मौका पेश किया अपनी अपनी पार्टियों का। लेकिन बात यह है कि देखें यहाँ बात हकीकत है कि ये किसी का हमने मौक़िफ़ पेश नहीं किया है। चले, हमें आपने किसी हद तक अपना- कोशिश तो की। अपना नज़र दिया है। नजर दिया है। अच्छा ये चले ज़रा जी। तासर आप गलत ना बनाए ना। अरे मैं बना नहीं मेहरबानी करें, रहा, आप लोगों ने खुद ही बना दिया था। मेहरबानी करें। सर, आपकी मौका दिया जाएगा। शकील करार आपकी साहब, कैब बड़ी शकील करार मशहूर साहब, है। अपना पॉइंट देखें रखिए, उसमें बात यह है कि इंतहाई दुख की बात है कि इतने अफसोसनाक और खौफनाक वाक़े पर सियासत हो रही है। मुझे तो एक और बात समझ आ रही है कि ये पीपल्स पार्टी और MQM की
शायद उन्होंने खाना कोई तयशुदा बात है और तयशुदा बात है कि हम एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात लगाएंगे, लेकिन इल्ज़ामात की एक लिमिट होगी। संगीन इल्ज़ामात नहीं लगाएंगे, एक हद तक जाएंगे और इसी तरह अपने आप को बचाने की कोशिश करते रहे। देखना, आप अपने तौर पर देखें तो पीपल्स पार्टी और MQM दोनों अपने आप को मजलूम बनाकर आवाम के सामने पेश कर रही है कि हमारा कसूर नहीं था, हम तो घर बैठे थे। ये सारा कसूर पीपल्स पार्टी का है। पीपल्स पार्टी कहती है देखें हमारे हाथ में क्या था, ये सारा MQM ने किया हुआ है। MQM के साबिक थे मेयर वगैरह, तो उन्होंने क्या किया, माजी में क्यों नहीं ऐसा किया। तो ये इल्ज़ाम लगते रहेंगे, ये मामला इस तरह दब जाएगा। इसी राख के नीचे सैकड़ों ख़ानदानों के जो अरमान है, मुस्तबिल है, वो राख हो चुके हैं। इस बात को आप जुटला नहीं सकते हैं। अब इन सियासतदानों को अपनी सियासत करने दें, एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाने दें। मैं तो इस मौके पर गुजारिश करूँगा मुस्लिम लीग नून की फेडरल गवर्नमेंट से कि वो एक बोल्ड स्टेप ले, ताकि कल को मुस्लिम लीग नून के ऊपर कोई इस तरह के इल्ज़ाम ना उठे कि इन दोनों की इस जो आपस की एक सियासी दिखावे की जंग है, उसमें आप खामोश किरदार अदा करते रहे हैं। तो वफाकी हुकूमत इस पर मेरा ख्याल है, मेरी तो अपनी ज़ाती तजवीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से गुजारिश करके सीनियर जज पर मुश्तमिल 4 या 5 रुकनी जुडिशल इंक्वायरी कमेटी बना दे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस समेत सिंध हाई कोर्ट के 2 सिटिंग जज शामिल हो, और वो उसमें 1 माह के अंदर अपनी तहकीकात करके तमाम तरह जो जिम्मेदार है, मैं कहूँगा कि इसमें एक दुकानदार का भी कसूर है, एक फायर फाइटर का भी कसूर है, तो किसी को ना बख्शे खुदा के लिए। एक ये इसको सबक बना दें, इसको आने वाले के लिए इबरत बना दें कि आइंदा अगर किसी ने अपना जो उसका काम था, अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उससे उसने पूरा ना किया तो उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो ये कर दें, नून लीग की हुकूमत कर दें कि उस पर एक माह के टाइम के अंदर इस पर इंक्वायरी कर ले, और तमाम जिम्मेदारान, चाहे वो छोटा है बड़ा है, उसका ताल्लुक MQM से है, पीपल्स पार्टी से है, किसी ताल्लुक किसी ग्रोह से है, उसके खिलाफ लिख दे शिकायत के साथ, उसकी उसमें रिपोर्ट को शामिल कर दे, और उसको फिर और उस पर फिर देखें FIR छोड़ दे। FIR तो मामूली बात है, FIR तो दर्ज भी हुई, क्या हुआ पहले जो माजी में दर्ज हुई FIR, मुसलमान गिरफ्तार हुए, सजा हुई, और गिरफ्तार हुए भी तो सजा नहीं, बरी हो क्या हुआ जी, यारी गैंग को सजा हुई तो साहब नहीं हुई, वापस तो वो बरी हो गए सारे। आप छोड़े, मैंने देखो ना, इसलिए बात की कि सियासत नहीं करनी है, हमने वो बात करनी है जो आवाम के लिए, हमारे अपने लिए। देखना, हमारे अपने रिश्तेदार दोस्त यार उस हादसे में किसी और रास्ते में शिकार हो सकते, तो हमने अपने सोसाइटी को, अपने मुल्क को बचाना है ना, अपने आवाम की बात करनी है। हम सियासत करते रहेंगे और बहुत से मौके आएंगे, और बहुत सी 18वीं तरमीम 19 और 26 और 28 आती रहेगी, हम पॉलिटिक्स करते रहेंगे। लेकिन फेडरल गवर्नमेंट इस पे इनिशिएटिव ले ले और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज पर मुश्तमिल या ये फैसला भी चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट पर छोड़ दे कि वो किसको इसका सरबराह मुकर्रर करते हैं, और एक जुडिशल सिटिंग जज के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दें, और वो तमाम चीज़ें सामने खुल के आ जाएँ, आवाम के सामने फिर रिपोर्ट पेश कर दे। और उस कमीशन को, इंक्वायरी कमीशन को इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी रिपोर्ट पब्लिक करे, मंजर आम पर लेके आए। उसके बाद फिर देखें आवाम किस तरह इनसे उस रिपोर्ट पर अमल दरामद कराती है, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, MQM हो, न्यून लीग, कोई पार्टी भी हो, कोई भी ग्रोह हो। फिर इसका फैसला होगा। फिर आने वाले वक्त में आपको नज़र आएगा कि हमारी सोसाइटी में अपनी जिम्मेदारियों से जो लोग बचते हैं, आंखें चुराते हैं, वो फिर किस तरह इस कानून में या इस दायरे में आगे फंस जाएंगे, ताकि ऐसे वाक़यात ना हो सके। देखिए, हमारे यहाँ अमली काम नहीं होता, ज़ुबानी जमा खर्च होता है। अब ज़ुबानी इल्ज़ामात लग रहे हैं ना, आप मुतालबा करें, FIR कर ले, तो क्या होगा? कौन गिरफ्तार? क्या मेयर गिरफ्तार होगा? क्या MQM का कोई बंदा गिरफ्तार होगा? नहीं होगा। हो भी क्या तो क्या होगा? 2 महीने बाद बाहर होगा। तो ये बातें सिर्फ वक्ती हैं, वक्ती ना करें, मुस्तकिल करें। 300 हुए थे, साहब आपका पॉइंट आ चुका है। तारिक सुमैर साहब, आज जिस तरीके से वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने यह भी कहा है कि पता नहीं कहाँ से इस आने को 18वीं तरमीम से जोड़ दिया गया, ये नहीं होना चाहिए था, उनकी जानिब से कहा गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नॉन कंप्लाइंट बिल्डिंग्स को मुख्तसर वक्त जो है वो देंगे, अगर उस दौरान वो नहीं कुछ भी करती, इस पर कुछ भी आगे चल के नहीं होता, तो डेफिनेटली उनको हमें सील करना पड़ेगा। क्या ये फैसले बहुत पहले नहीं हो जाने चाहिए थे? जी बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, पहले हो जानी चाहिए थी। हम तो साने का इंतज़ार करते हैं, फिर हमारी मशीनरी, हुकूमती मशीनरी एक्टिव होती है, और 200 बिल्डिंग कह रहे हैं आइडेंटिफाई हुई हैं कराची के अंदर, जो बोसीदा हैं, पुरानी हैं। तो उसका कोई तरीक़ाकार बनाएं, कोई आला सतही कमेटी बना दें। इनको चाहिए कि कमेटी बनाए पार्लिमानी, जो इस पे तो बना देना जुडिशल कमीशन, जो वाक़या हुआ, जो बाकी बिल्डिंग्स जिनकी निशानदेही की है, तो पार्लिमानी कमेटी में तमाम सियासी जमातें शामिल हों, उसको हेड करे बेशक स्पीकर। पार्लिमानी बनाए जड़ा मसला कभी भी हल ना हो। नहीं हो। आप मैं जिस पॉइंट पे आना था मुझे आने दें। कल को फिर उसमें MQM भी शामिल होगी इस कमेटी में, पीपल्स पार्टी भी शामिल होगी, बाकी पार्टियां भी जो असम्बली में शामिल हैं। स्पीकर उसका हेड हो,
और वो जाके देखे कि जी ये इस बिल्डिंग की निशानदेही है, इस पे इंतज़ामिया ने कार्रवाई की है यानी कि सही किया है गलत किया है, ताकि कल को फिर अगर कोई आसानिया हो गया तो फिर कोई सियासत नहीं कर सकेगा कि जी हमें आपकी तजवीज़ सोफी से इत्तफाक करता हूँ। थोड़ी सी इसमें तरमीम निकालें मेरी गुजारिश पे कि स्पीकर की जगह कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को उसका कमेटी का सरबराह बना दें। अच्छी बात, वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ तो उसमें होगा ना। स्पीकर तो इसलिए होता है ना कि स्पीकर का एक रोल होता है, कस्टोडियन होता है, कस्टोडियन है, लेकिन इल्जाम ये लगता है कि हुकूमती तरफ नहीं अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मौलाना फजल रहमान ने बात करना चाहिए, अगर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सिंध असम्बली बनेगा ना तो मशीन हुकूमती मशीन ने तामन नहीं करना। मैंने इसीलिए स्पीकर की मिसाल दी है, सिंध असम्बली के स्पीकर की बात की है कि वो अच्छी फैमिली से तल्लक रखते हैं, खुर्शीद शाह साहब के दामाद हैं और उनको पता है कि किस तरीके से करना है। ये अगर कारगुज़र। दूसरा जो आपका मामला था 18वीं तरमीम, तो 18वीं तरमीम पे कल भी मैंने बात की, अभी भी की है कि 18वीं तरमीम मुत्तफ़िका तौर पे पास हुई थी। असल मामला ये है सूबों ने, सूबाई हुकूमतों ने लाहौर से इख्तियारात बाहर नहीं निकले, कराची में CM हाउस से इख्तियारात बाहर नहीं निकले, इसी तरह KP के अंदर देखा जाए तो पेशावर CM हाउस से इख्तियारात बाहर नहीं निकले। बल्दियाती इदारों को इख्तियार देने के कोई तैयार नहीं है। तो सिंध में इख्तियार है ना जी, आपके लाहौर में नहीं है भाई, सब जगह में सिंध में है। क्या इख्तियार है? क्या किया फिर वो क्या किया मुर्तज़ा वहाब ने, हमारे भाई ने? इसीलिए तो क्या इख्तियार है उसके पास? आपके ऊपर हो रही है। क्या इख्तियार किया? इख्तियार उन्होंने, अगर काश वो पंजाब की मुस्तफ़ा कमाल के ऊपर बात हो रही है, डॉक्टर फारूक सत्तार के ऊपर बात हो रही है, नियामतुल्लाह साहब के ऊपर बात हो रही है, वो माजी के इल्जामात है ना। अगर ये रेस्क्यू 1122 पंजाब से ही तरबियत ले लेते, पंजाब वालों को कॉपी कर लेते, सिंध वाले रेस्क्यू वाले, तो इनको क्योंकि उन्होंने अभी हालिया सैलाब में रेस्क्यू 1122 पंजाब ने बहुत काम किया था, उससे पहले भी यहाँ सारे लोगों को बचा दिया वापस। नहीं वो सारे लोगों को बचा दिया, वो उनका काम नहीं है, वो भाई उनका काम नहीं है बसाना, वो अलग महकमों का काम है, उनका काम है रेस्क्यू का। उन्होंने रेस्क्यू का काम अगर यहाँ पर रेस्क्यू का काम है तो वहाँ पर भी तो रेस्क्यू हो रहा है। आग और पानी के रेस्क्यू फर्क होता है, फर्क होता है, लेकिन तरबियत तो ले लेना, स्टाफ तो बढ़ा देना, वहाँ अमला तो बढ़ा लेना। तो हमने बता दी, लेकिन ईरान में 2 हफ्तों से इंटरनेट सर्विस जो है वो बंद है। उसके साथ हम देखते हैं कि इतलात दबाई जा रही हैं और खित्ते में एक गलत अंदाजा पूरी दुनिया को लपेट में ले सकता है। तो हम देखते हैं कि सदर ट्रंप जो है अमन के दाई, जो नोबेल अमन इनाम की बातें भी करते रहे हैं, ऑल्दो कि उनको वो नहीं मिला, लेकिन आज तक उस चीज़ का दुख है। और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया कि मुझे नोबेल अमन इनाम जो है वो नहीं मिला और अब मेरी मर्जी होगी तो मैं अमन चाहूँगा, मेरी मर्जी नहीं होगी तो ऐसा कुछ भी नहीं चाहूँगा। ईरान के साथ क्या करने जा रहा है, ईरान के साथ क्या होने वाला है, ये तमाम तर चीज़ें प्रोग्राम में डिस्कस होंगी। लेकिन यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। एक मरतबा फिर खुशामदीद कहेंगे नाज़रीन। सदर ट्रंप ने एयरफोर्स 1 में कहा है कि बड़ी फोर्स ईरान की तरफ रवां दवा है, लेकिन ये एहतियाती तौर पर है और कार्रवाई लाजमी नहीं है। क्या ये ईरान के एहतजाजी क्रैकडाउन और जौहरी प्रोग्राम पर दबाव डालने की हिकमत अमली को समझा जाए? सगीर चौधरी साहब, देखिए आकाशा, पहले तो जो ईरान के साथ एग्रेशन हुआ था उसमें अमेरिका बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं था। अमेरिका ने सपोर्ट किया था इसराइल को जी, और इसराइल ने, और फिर कुछ भारत की सपोर्ट थी, उसकी मदद से फिर अटैक किया। उसको जो जवाबी हमला मिला एक बड़ा भरपूर तरीके से, उसके बाद इसराइल को पता चला कि काम इतना आसान नहीं है। उन्होंने उनको बड़ा अंडर एस्टिमेट किया और अंडर एस्टिमेट करने की वजह से ही जो है वो पहले उन्होंने उस पर हमला किया, लेकिन उसके बाद उनको जो नताइज भुगतना पड़े वो बड़े संगीन थे और अभी तक उसका तज़किरा होता है और नेतन्याहू उसका इतराफ़ भी करते नज़र आते हैं। लेकिन अब जो है अमेरिका बराह रास्त ईरान पर हमले के बारे में प्लानिंग कर रहा है और ये प्लानिंग किसी हद तक फाइनल हो चुकी है। और जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी करने नहीं वाला। साहब जो हैं वो कहते हैं कि कोई वर्ल्ड ऑर्डर नहीं है, सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप जो कहता है वही ऑर्डर है। तो उन्होंने मुतअद्दिद बार कह दिया, सिर्फ थोड़े दिनों के लिए उन्होंने वक्फा किया। पिछले हफ्ते शायद वो अटैक कर देते, लेकिन उनको कुछ बताया गया, कुछ चीज़ें ऐसी बीच में आईं
कि शायद ये भी कहा गया कि जी कुछ ममालिक ने उनको रोक लिया, फिर उन्होंने अच्छा, आपने फील उसमें किया कहा कि कि जी डोनाल्ड मैंने तो ट्रंप की कहा ही जानिब से, नहीं। अमेरिका की जानिब से जब भी हमला किया जाता है वो अचानक एक हमला होता है और उसके बाद सब सरप्राइज हो जाते हैं। सरप्राइज उन्होंने कहा कि जी नहीं, मुझे किसी मुल्क ने नहीं कहा, ये तो मैंने खुद अभी इसको पोस्टपोन किया है थोड़ी देर के लिए, तो वो भी उसने डिनाइल कर दिया। और अब जो हमला होगा उसमें बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हद तक खिता लपेट में आ सकता है, और इसके बाद फिर ये एक नया ब्लॉक बनेगा ये पूरे खिते का, चूँकि इसमें बराह रास्त इंटरेस्ट होगा चीन का भी, इसमें रशिया का भी होगा, और इंडिया जो है वो तो बैठ के जो सपोर्ट करता है इसराइल की खुलेआम करता है, वो तो सबको पता है, वो इसराइल के साथ है, उसका इत्तेहादी है, और भी बहुत सारे ममालिक जो हैं वो इसराइल को सपोर्ट करते हैं। तो अब इसमें ये एक सामने आएगा कि कौन सा मुल्क किसके साथ है और अब आगे होने क्या जा रहा है, क्योंकि अमेरिका ने अपनी मुकम्मल तैयारी की हुई है। फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा बहरान होगा तेल का जी, चूँकि सबसे ज़्यादा जो है वो इफेक्ट तो डेफिनेटली जो तेल है वो होगा बराह रास्त। संक्शंस का शिकार है पहले से ही ईरान, लेकिन ईरान जो है वो इस मरतबा उसने बड़ी अच्छी तैयारी की हुई है। जो अब तक के उनके बयानात हैं उनकी तैयारी इतनी अच्छी है कि वो अमेरिका का मुकाबला कर सकते हैं, क्योंकि पासदारान इनकलाब जो हैं उनकी देखें, उनकी एक तारीख़ है, ईरान की एक तारीख़ है। ईरान पहली मरतबा इस तरह जंग फेस नहीं कर रहा, ईरान ने बहुत सारी जंगें लड़ी हैं, एक उसकी हिस्ट्री है पास्ट में जाए तो यही वजह है ना कि आपने 10-12 दिन में इज़राइल को बिल्कुल ये खामोश करवा दिया, और उसकी वजह यह थी कि ईरान ने अपनी कैपेबिलिटी वहाँ पे दिखाई, और जिस तरीके से उन्होंने अपने मिसाइल्स का इस्तेमाल किया उस वार में, इसराइल के लिए बड़ा हैरानकुन था, और जिस तरह से उनको बंकर्स में छुपने पे मजबूर किया, और उनकी आवाम ने बाकायदा तौर पर वहाँ से बहुत ज़्यादा रिस्ट किया कि आप जो है वो इस जंग को फौरी बंद करें, और नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुजाहरे भी हुए। तो ये सूरत-ए-हाल, और कई जगहों पे तो ऐसा भी कोड हुआ कि नेतन्याहू जो है वो छुप गए थे कहीं पे जाके, किसी दूसरे मुल्क में भी जाने के बारे में, भागने के बारे में सोच रहे थे। तो अब भी सूरत-ए-हाल ये होगी, और इस मरतबा जो अटैक होगा खुदा न खास्ता अगर हुआ तो वो पूरा खिता इसकी लिपेट में आएगा। तो ऐसे बातें कर रहे हैं कि हम तो पहुंच गए कि जैसे ऐसा होना ही होना है। बिल्कुल, देखें ट्रंप की ये हिस्ट्री है, ट्रंप जो कहता है वो करके भी दिखाता है, और उसने कहा हुआ है कि मैं किसी ऑर्डर को नहीं मानता, किसी यूएनओ को नहीं मानता, जो मैं कहूँगा वही ऑर्डर होगा। ये तो उन्होंने बड़ा वाज़ेह कहा हुआ है। तो जब सारी चीज़ें उन्होंने कह दी हैं और फिर वो करके दिखाते भी हैं। आप वेनेजुएला के सदर को देख लें भाई, आप ये कभी तारीख में हुआ? देखें, जो तालिब इल्म है इंटरनेशनल रिलेशंस के, IR के, वो तो सारे फेल हो गए हैं इस वक्त कि इंटरनेशनल रिलेशंस इस तरह तो नहीं होते कि वेनेजुएला के सदर को उन्होंने जनाब वहाँ से किडनैप किया अपनी अहलिया समेत, और उन्होंने कहा जी एक मुल्क का मैं कायम कम सदर हूँ। व्हाट इज दिस? ये कभी हुआ हिस्ट्री में? व्हाट इज दिस बिहेवियर? बिल्कुल सही कहा। ये देखें, अब अगर वेनेजुएला के सदर को ऐसा हो सकता है तो वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। और हम इससे पहले भी अपने प्रोग्राम में ये बात कर चुके हैं कि इससे पहले जितने भी सदर हैं अमेरिका के, उन्होंने कभी भी जो कहा है वो किया नहीं है। लेकिन ट्रंप एक वाहिद ऐसे सदर हैं जो कि वो कहते हैं तो कर गुजरते हैं। जिस तरीके से उन्होंने वेनेजुएला पे हमला किया, उसके बाद हम देखते हैं कि उन्होंने ईरान पे जो हमला किया था, और अब भी हमले की बातें हो रही हैं। अजहर चौधरी साहब, ईरान पासदाराने इनकलाब के कमांडर जो हैं वो जनरल मोहम्मद पाकपुर ने कहा है कि हाथ ट्रिगर पर है और अमेरिका इसराइल को गलतफहमी में ना रहे, वरना दर्दनाक नतीजा जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ेगा। क्या वाकई ईरान जो है वो अमेरिका का मुकाबला कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया आकाशा। देखें, मुकाबला तो शायद मैं इत्तेफाक ना करूँ उससे कि मुकाबला कर सके, लेकिन टफ टाइम ज़रूर दे सकता है ईरान। देखें, अमेरिका एक बड़ी ताकत है, जदीद तरीन उसके पास हथियार है, जो फ़ज़ाई क़ुव्वत उसकी बहुत इंतहाई स्ट्रॉन्ग है, और उसकी निस्बत अगर ईरान के पास देखें तो फ़ज़ाई क़ुव्वत ना होने के बराबर है। मिसाइल टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है, लेकिन जो फ़ज़ाई टेक्नोलॉजी है वो सारी मौजूद है अमेरिका के पास। जो ईरानी मिसाइल हैं शायद वो अमेरिका तक ना पहुंच सके, लेकिन ये कि जो ख़ित्ते के अंदर जहाँ जहाँ पर अमेरिका के असासे हैं वहाँ पर उन्हें वो निशाना बना सकते और इज़राइल को निशाना बना सकते। जो अगर बहरी हदूद में जो आते अमेरिकन असासे, और जहाँ से अटैक अगर ईरान के ऊपर होता है तो वहाँ पर वो जवाबी वार कर सकते। कुछ न कुछ हद तक तो वो ज़रूर अमेरिका को नुकसान पहुँचा सकते। ज़्यादा तवील जंग जो है वो शायद ईरान ना लड़ सके, चूँकि दो बदो तो ये लड़ाई है नहीं जो फ़ौजों ने आमने सामने आके एक दूसरे के ऊपर वार करना है।
या वार सेना है, ये तो सारी टेक्नोलॉजी की लड़ाई है। और इसमें जो पलड़ा नज़र आ रहा है हमें, वो भारी नज़र आ रहा है अमेरिका का। जो ईरान की जानब से ख़तरा सबसे ज़्यादा हो सकता है वो है इज़राइल को। और इज़राइल इसीलिए, और जैसे अभी जो साहब ने बात की नेतन्याहू की, तो इजरायली तो इतने, वो तो नेतो के ऊपर वार करने वाले हैं, वो इतने बहादुर हैं कि पटाखा चल जाए तो सारे बंकर्स में जाके छुप जाते हैं। इसकी निस्बत ईरानी आपने देखा कि जब उनके ऊपर अटैक हुआ भी, इजरायली अटैक था, अमेरिकन अटैक था, वो छुपे नहीं, उनकी आपने पूरी क़यादत को उड़ा दिया, लेकिन वो फिर भी ना उनके मौक़िफ़ में कोई तब्दीली आई, ना वो कमज़ोरी नज़र आई, वो डटे रहे, वो खड़े रहे। और अब भी वो यही कहते हैं। देखिए, वो कहते हैं हम मुज़ाकरात से इनकार नहीं करते हैं, आए बाइज़्ज़त तरीके से टेबल के ऊपर बैठे, हम बातचीत बिल्कुल करते हैं। लेकिन अगर आप ये बर्ताव करेंगे जिस तरीके से एक थानेदार करता है, तो वो आपकी थानेदारी हमें कबूल नहीं है, ऐसा रवैया कबूल नहीं। दूसरे नंबर पर प्रेसिडेंट ट्रंप बड़ी दिलचस्प शख्सियत के मालिक है। अच्छा, मज़े की बात है कि वो जो करते हैं ना, वो कहते नहीं है, और जो कहते हैं वो करते नहीं है। इंटरेस्टिंग पॉइंट। आप ये उनका बिल्कुल देख लें। मुझे एक और ज़रा थोड़ी सी तशवीश हो रही है, वो कल जितने ज़्यादा हमारे ऊपर मेहरबान थे ना, ये गज़ा पीस टॉक जो हो रही थी वहाँ पर पीस बोर्ड का, तो बड़ा उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी हमारे बारे में, वो बहुत आउट क्लास थी। और उसके बाद मुझे ज़रा थोड़ी सी तशवीश हो गई है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की भी मिसाल उस थानेदार वाली है, जैसे कहते हैं थानेदार से ना दोस्ती चंगी ना दुश्मनी चंगी। सही कहा आपने। शकील करार साहब, ब्रिगेडियर जनरल अबू अल फजल शिकारची ने ट्रंप को खबरदार किया कि अगर सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई के खिलाफ कोई भी कदम उठाए तो हाथ काट देंगे और दुनिया को आग लगा देंगे। ट्रंप ने खामनाई को सिकमैन कहकर नई क़यादत की भी बात की थी। क्या समझते हैं कि ये जो ज़ाती हमलों का तबादला जंग की तरफ ले जा सकता है? आकाशा, बिल्कुल मुमकिन है। जिस तरह अगर अमेरिकी सदर की जो माजी और मौजूदा जो उनकी बॉडी लैंग्वेज और जिस तरह के उनके डायलॉग्स हैं और जो वो कर रहे हैं, तो उससे आप यकीनन इस बात पर देख सकते हैं कि ईरान पर अमेरिका किसी भी तरह किसी भी शक्ल में हमला कर सकता है। गो के वाज़ेह तौर पर ने अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बात कही है अपने बयान में कि वो हमला नहीं करना चाहते, लेकिन सिर्फ तैयारी के लिए, ताकि ईरान कोई जोहरी गलती ना कर दे, जोहरी हथियार इस्तेमाल करने की, तो इसलिए वो एहतियातन अपनी फ़ौज को आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं और भिजवा रहे हैं ताकि चीज़ें उनके कंट्रोल में रहे। लेकिन ईरान जो है वो इस हवाले से अपनी तमाम तैयारियाँ मुकम्मल किए हुए है और अपना जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है उसको भी उन्होंने बढ़ा दिया है, तेज़ कर दिया है। अपनी फ़िज़ा और ज़मीनी जो उनकी दफ़ा है उसको मुकम्मल तौर पर एक्टिव कर दिया है। अब 2 हफ्ते से वहाँ नेट बंद है और वहाँ की जो अंदरूनी हालात हैं शहरों के, वो दुनिया तक नहीं पहुँच रहे हैं। तो ये हर मुल्क करता है। जब इससे कबल ईरान ने जो अभी हमला किया था इसराइल पर, तो इसराइल के अंदर जो तबाही हुई थी वो अमेरिकन गवर्नमेंट ने तो देख ली थी, लेकिन दुनिया तक वो चीज़ें नहीं पहुंची थी कि इसराइल के अंदर ईरानी जो मिसाइल थे उनसे तबाही कितनी हुई थी, कितनी हलाकतें, कितने त्यारे तबाह हुए थे और कितनी तबाही ज़मीनी तौर पर हुई थी। तो वो अभी भी ये ऐसा ही होगा, बल्कि इससे उस दौरान में जो उनकी एयरलाइन है इसराइल की, उनके त्यारों को उन्हें बैरून मुमालिक मुंतकिल कर दिया था। और अब भी यही उनका प्लान है वज़ीर ट्रांसपोर्ट का कि अगर ख़तरा बढ़ा तो वो अपने जो एयरलाइंस के त्यारे हैं उनको एहतियातन दूसरे ममालिक में शिफ्ट कर देंगे। तो वो इसराइल भी अपने तौर पर तैयारी करके बैठा हुआ है, ईरान भी तैयार है, और इस तमाम खित्ते के जो ममालिक हैं वो इस पर मुसलसल राब्ते पर हैं, गहरी नज़र रखे हुए हैं। कुछ भी हो सकता है। अगर खुदा न खास्ता जंग शुरू होती है तो ईरान का माजी देखें तो वो जंगें लड़ता है, उसके पास तजर्बा है और अमेरिकी फ़ौज के पास तो वसाइल है, लेकिन जंग लड़ने का जज्बा जो ईरानी फ़ौज का है वो शायद उनमें नहीं है। उनके पास वसाइल तो है, तो बिल्कुल है। ईरान की जानिब से कोई झुकाव नहीं देखते? बिल्कुल ऐसा कोई झुकाव नज़र नहीं आएगा। वो आखिरी दम तक लड़ेगा, आखिरी मिसाइल तक लड़ेगा। लेकिन अभी हाल ही में जो इसराइल को ईरान ने जवाब दिया अपने सुपरसोनिक मिसाइल के ज़रिए, तो वो भी यकीनन अमेरिका और उसके इत्तेहादी इसराइल की नज़र में होगा कि वो मिसाइल जिसने इसराइल के अरबों डॉलर का जो दिफाई निज़ाम है उसको महफूज कर दिया था। ये मेरा ख्याल इसराइल और अमेरिका भूलेंगे नहीं कि इसराइल के पास कम से कम वो टेक्नोलॉजी तो है कि अपने वहाँ बैठ के एक बटन दबाएगा और उसके बाद सुपरसोनिक या हाइपरसोनिक जो मिसाइल है वो किस तरह इसराइल तक पहुँचेंगे और तबाही फैलाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि उन्होंने तमाम सारी चीज़ें सोच रखी होंगी। अगर वो हमला करते हैं तो उसके रद्दअमल भी आएगा और रद्दअमल नुकसान कितना होगा इसका भी अंदाज़ा उन्होंने लगाया होगा। बाखूबी इस चीज़ का उनको अंदाज़ा होगा। तारिक सुमैर साहब, ट्रंप का कहना है कि हम देखते हैं कि क्या होता है और कार्रवाई लाजमी नहीं है। अगर ईरान ने जौहरी प्रोग्राम दोबारा शुरू किया या एहतजाजन
जो एहतजाज जो है वो जारी रहे, तो क्या अमेरिका जो है वो वाकई हमला कर देगा? जो कि हम देखते हैं कि ट्रंप का यू टर्न जो लेना है वो सबको इस टाइम बखूबी उस चीज़ का अंदाज़ा है। शुक्रिया काशा। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम और सदर ट्रंप दोनों अनप्रेडिक्टेबल हैं, क्योंकि अब पाकिस्तानी क्रिकेट टीम भी आपको पता है कि कभी छोटी छोटी टीमों से हार जाती है, तो सदर ट्रंप का कोई बहीद नहीं है क्या करे। वो इस वक्त पूरी दुनिया पे हुक्मरान करना चाहते हैं। वो कहते हैं, कल बड़े फ़ख्र से तकरीर करके कह रहे थे, वेनेज़ुएला वाले ने मेरी बात नहीं मानी, मैंने उनका सदर पकड़ लिया और फिर अगले दिन उनसे मुज़ाकरात शुरू हो गए। वो कितने लीडर बैठे हुए थे, तमाम कोई 40-50 ममालिक के लीडर वहाँ बैठे शबाशी भी मौजूद थे। जी, शबाशी भी मौजूद थे ना, और भी बाकी लोग। अच्छी बॉडी लैंग्वेज थी कल, वही मैं कह रहा हूँ। तो सदर ट्रंप पे कोई आप यकीन नहीं कर सकते कि इस लम्हे ये फैसला किया, अगले लम्हे क्या करे। लेकिन हमारे ऊपर मेहरबान किया। वो उसकी अलग वजूहत है ना यार, उस पर बाद में बात करेंगे। किसी मौजू होगा तो बात करेंगे। फिलहाल जो सवाल हुआ है उस पर फोकस है। ईरान जो है उसने जो इसराइल को अपना जवाब दिया था वो बड़ा ज़बरदस्त था, और ईरान के अंदर पाकिस्तान के हक़ में पहली दफ़ा उनकी पार्लियामेंट में नारे लगे थे। और ईरान माजी में इंडिया के साथ बड़ा अलाइन रहा है, और हमारी ग्वादर पोर्ट को भी नाकाम बनाने के लिए इंडिया के साथ उनकी काफ़ी हद तक अलाइनमेंट रही है। अब उन्हें थोड़ा सा ख्याल आया और ईरानी सदर भी पाकिस्तान के दौरे पर आए, बड़ी अच्छी उनकी मुलाकातें हुई पाकिस्तानी क़यादत के साथ। अब सोचने की बात है कि अगर ईरान पे हमला होता है तो ख़ित्ता कितना डिस्टर्ब होगा। ख़ित्ते में पहले ही गज़ा वाला मामला एक अलग से चल रहा है, वहाँ पीस बोर्ड बना है, कल उसकी तश्कील हुई है, अभी आगे चलना है। तुर्किया ने रात को ऐलान कर दिया हम अपनी उसमें फ़ौजें भी भेजने के लिए तैयार हैं, तो बाकी ममालिक भी सोच रहे हैं कि फ़ौजें भेजनी नहीं भेजनी, वो मामला है। तो सदर ट्रंप धमकी देते रहेंगे, अपने मकासद हासिल करेंगे। असल बात है कि ईरान की जो मौजूदा क़यादत है, ख़ामनेई साहब हैं, अवाम की उन्हें अक्सरियत की हमायत हासिल है इस वक्त, क्योंकि चेक हो चुका है। हालिया मुज़ाहरों के दौरान जो कुछ हुआ वो चेक कर चुके हैं कि रज़ा पहलवी की फ़ैमिली की कितनी वहाँ पॉपुलैरिटी है। कुछ नहीं है, सदर ट्रंप ने ख़ुद कहा कि उसकी पॉपुलैरिटी नहीं है। तो आप ये रजीम चेंज करने वाले मामलात में ना पड़ें। इशू है एटमी प्रोग्राम का, उस पर आप ईरान कहता है मुज़ाकरात करें, बाकी ममालिक फैसिलिटेट करने के लिए तैयार हैं, तो उस तरफ जाएँ ना। आप 8 जंगें बंद कराने का दावा करते हैं, फिर आप अपनी मर्ज़ी से चाहते हैं जहाँ जंग मसलत करना चाहते हैं, तो ये ना करें। सदर ट्रंप को चाहिए कि इस हवाले से अपनी पॉलिसी को रिवाइव करें और इसराइल के मामलात में इस हद तक आगे ना घुस जाएं कि इसराइल की खातर वो ईरान पे दोबारा अटैक करें। ईरान पे अटैक, ऐसा कुछ होगा कि उनको कहा जाए कि इसराइल के साथ इतना आगे ना बढ़ें, तो वो नहीं बढ़ेंगे। आकाशा वो खुद उसको इस वक्त कोई कुछ नहीं कह सकता। उसको यूरोप वाले कुछ नहीं कह सकते, अब दुनिया में कोई रूस वाले भी नहीं कह सकते। वो खुद ही अगर जो करे वो उसने करना, किसी के कहने पे नहीं करेगा। मेरा ख्याल है कि आकाशा सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूँगा कि देखिए ये भी तो बात अभी ज़ेर गौर है, यानी कि चीज़ें इस तरफ जा रही हैं। माजी में भी जब इसराइल पर जवाबी हमला किया था ईरान ने, तो कहा जा रहा था कि रूस और चाइना उसकी मदद को पहुँचे हैं। अगर उस वक्त नहीं पहुँचे थे और अब अगर पहुँच गए, या अपनी टेक्नोलॉजी या अपने जो है साइबर के ज़रिए उसकी मदद कर दी, साइबर टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो फिर हालात ख़राब हो सकते हैं मज़ीद इस खिते के लिए और अमेरिका के लिए भी, कि अगर रूस और कोरिया और चाइना अगर ईरान के साथ शामिल हो गए फ़िज़िकली या टेक्नोलॉजी के ज़रिए, तो फिर मेरा ख्याल है कि अमेरिका फ़ौज के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं और इस खिते की सूरत हाल भी काफ़ी खौफनाक हो सकती है। मेरा ख्याल है कि इस पर भी यकीनन अमेरिकी और उनके जो इंटेलिजेंस हैं उस नेटवर्क ने अपनी रिपोर्ट्स दी होंगी कि रूस और चाइना क्या कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं, उनका रद्द-ए-अमल क्या हो सकता है। जी बिल्कुल। सगीर चौधरी साहब, आपकी तरफ टर्न बैक करना चाहूँगे। ईरान की वार्निंग में जहाद और दुनिया को आग लगाने जैसे अल्फाज जो है वो इस्तेमाल हो रहे हैं। क्या ये तनाज़ा आप समझते हैं कि मशरिक़ वस्ता को वसी जंग की तरफ ले जा सकता है और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं उन पर भी इसके कुछ असरात जो हैं वो भी मुरतब होंगे? देखिए आकाशा, अमेरिका जो है वो इस वक्त अपनी सर्वाइवल की जंग में भी है, ख़ुसूसी तौर पर जो अमेरिकी सदर हैं, चूँकि मिड टर्म इलेक्शन भी हैं और उन्होंने उसमें भी अपने आप को बचाना है। और इसके अलावा
खित्ते की जो सूरत हाल है, कल ही अभी पीस बोर्ड जो है गज़ा के हवाले से 19 ममालिक उसमें जो है उन्होंने शिरकत की। तो आपने अपनी बका की जंग लड़नी है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं कि अमेरिका अदती एतबार से बहुत आगे है, टेक्नोलॉजी वाइज बहुत आगे है, लेकिन डायनेमिक्स भी देखने चाहिए और जोग्राफी सूरत हाल जो है इस ईरान के हवाले से अगर हम बात करें तो बड़ी डिफरेंट है। देखें आप कितनी देर तक मिसाइल और अपनी एयरफोर्स का इस्तेमाल करेंगे, आपकी कोई सरहद तो मिलती नहीं है उससे। आप कितनी देर तक अल अदीद एयरबेस से या इधर उधर दाएँ बाएँ से उन पे मिसाइल मारते रहेंगे। तो और जो ईरान है, अगर ये वार शुरू होती है तो ईरान को तजर्बा है ज़मीनी जंग लड़ने का, और ज़मीनी जंग में जो है वो अमरीका आप समझते हो ईरान को कोई मात नहीं दे सकता नहीं, ज़मीनी जंग में? ये तो एक तारीख है। और देखें इराक सकीब चौधरी साहब, आपका पॉइंट हो गया, क्लियर हो गया। इस वजह से क्योंकि प्रोग्राम का वक्त बहुत कम है, मैं लेना चाहूँगी एक आखिरी लाइन आपसे जानना चाहूँगी इस पर असगर चौधरी साहब। जी देखिए, खित्ते के मुमालिक ज़रूर इससे मुतासर हो गए। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मिडिल ईस्ट की बात करें तो तकरीबन हर मुल्क में अमेरिकन बेसेस हैं, और ईरान ये कह चुका है कि अगर हमारे ऊपर अटैक हुआ तो जहाँ जहाँ पर अमेरिकन असासे हम उन्हें निशाना बनाएंगे, तो अल्टीमेटली तो ये जंग पूरे खित्ते में फैल जाएगी। जी एग्जैक्टली। सकीब चौधरी साहब, शकील करार साहब, तारिक सुबैर साहब और असगर चौधरी, आप सभी का मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेज़बान आकाश यासीन को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।